हेलो एंड वेलकम टू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि अभी तक की क्लास में हमने ऐसे 560, ऐसे 570 एंड ऐसे 450 कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऐसे 580 रिटन रिप्रेजेंटेशंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। एक रिटन रिप्रेजेंटेशन स्टेटमेंट होता है जो मैनेजमेंट ऑडिटर को देती है, जिसमें वो कंफर्मेशन प्रोवाइड कराती है रिगार्डिंग सर्टेन मैटर्स और सपोर्ट करती है कुछ ऑडिट एविडेंसेस को। दैट इज़, आपने एज ऑडिटर ऑडिट की और आपको एविडेंस मिला कि जो भी डेटर बैलेंस है वो सही है, कोई भी ऐसा कुछ बैलेंस नहीं है जो छुपाया गया है। अब आप जाके मैनेजमेंट से इसके बदले एक रिटर्न स्टेटमेंट मांगोगे कि हाँ, हमने सारे डेटर सही से शो किए हैं, हमने कुछ भी छुपाया नहीं है। इस स्टेटमेंट को बोलेंगे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अब क्योंकि यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट बोल रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या कोई असर्शंस को या जो भी बुक्स और रिकॉर्ड्स एंटिटी प्रोवाइड करा रही है उसको ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मान लोगे। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सिर्फ उन्हीं रिटर्न स्टेटमेंट को बोलते हैं जो एक मैनेजमेंट ऑडिटर को देती है कंफर्म करने के लिए कुछ मैटर्स को जो उसने ऑलरेडी इन सब डॉक्यूमेंट्स में शो किए हुए हैं। नाउ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एज ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस वो इन्फॉर्मेशन यूज होती है जो ऑडिटर यूज़ करता है टू ड्रॉ कंक्लूजन, जिस पे उसकी ऑडिट ओपिनियन बेस्ड होती है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है जो ऑडिटर को चाहिए होती है इन कनेक्शन विद ऑडिट ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिमिलरली और जनरली टू रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरीज। अब जैसे हमने सब्सिक्वेंट इवेंट्स में पढ़ा था, आपकी नज़र में कोई ऐसे सब्सिक्वेंट इवेंट आए जिसकी कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तो अब आपने मैनेजमेंट को बोला कि आप इसे डिस्क्लोज करो और मैनेजमेंट आपको बोल रही है कि हाँ, हमने ये डिस्क्लोज कर दिया है। तो आप उनसे अब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले रहे हो कि हाँ, हमने डिस्क्लोज किया है अगर कोई भी मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो, और अगर कोई भी ऐसा फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस हमारी नज़र में आया है तो उसे हमने छुपाया नहीं है, हमने सारी चीज़ें डिस्क्लोज की है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है हमारी ऑडिट एविडेंस का। अगर मैनेजमेंट मॉडिफाई कर देती है या प्रोवाइड ही नहीं करती है जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपने उनसे रिक्वेस्ट की है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर ऑडिटर अलर्ट हो जाता है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि एक या एक से ज़्यादा सिग्निफिकेंट इश्यूज हो सकते हैं। अब मैनेजमेंट को क्या दिक्कत है अगर आप बोल रहे हो कि आप हमें एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो कि आपने सारी चीज़ें डिस्क्लोज की है, हमसे कुछ छुपाया नहीं है, तो मैनेजमेंट वो दे देगी। बट अगर मैनेजमेंट मना कर रही है कि नहीं, हम ऐसा कुछ लिख के तो नहीं देंगे आपको, इसका क्या मतलब है कि मैनेजमेंट पक्का कुछ छुपा ही रही होगी, तभी ये बोल रही है कि नहीं, हम नहीं देंगे आपको जो भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो वो रिप्रेजेंटेशन। या आप जो बोल रहे हो हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो देंगे, लेकिन जिस चीज़ के लिए आप बोल रहे हो वैसा नहीं देंगे, हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे अपने हिसाब से। फर्दर आप ये जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है, लिखा ही रिटर्न है, आप ओरल में नहीं बोलोगे। अब आते जाते आपको मैनेजमेंट ने बोल दी हाँ, हमने सारी इन्फॉर्मेशन दी है, अब कल को कोई इशू हो गया, वहाँ पे जाके मैनेजमेंट बोल रही है नहीं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं बोला था, इन्होंने तो हमसे पूछा ही नहीं था, तब क्या कर लोगे? इसलिए हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। क्योंकि अगर आप उनसे लिखवा के ले रहे हो कि हाँ, हमने ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरह से बताई है, कोई भी रिस्क ऐसा नहीं दिख रहा है हमें जिसकी वजह से एनटीटी के गोइंग कंसर्न पे अफेक्ट पड़ सकता है, अब अगर वो लिख के दे रहे हैं ना, तो अब वो उन मैटर्स को बहुत अच्छी तरह से कंसिडर करेंगे और अपनी रिप्रेजेंटेशन की क्वालिटी को भी अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखेंगे। बट फिर भी एट लास्ट जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होता है ना, वो एक नेसेसरी ऑडिट एविडेंस तो होता है, पर एक सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं होता। अब हमने जैसे गोइंग कंसर्न के लिए पढ़ा कि हम बहुत से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, हम बहुत सी चीज़ें चेक करते हैं कि क्या ये चीज़ें सही तरीके से हुई है, क्या उन्होंने असेसमेंट अच्छी तरीके से किया है मैनेजमेंट ने। अब मान लो आप गए मैनेजमेंट को, आपने कहा कि मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दो, मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दी, तो क्या अब आप ये प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं करोगे? नहीं, आप परफॉर्म करोगे, क्योंकि ये तो ज़रूरी था लेना, बट ये सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट नहीं है। और इसीलिए बोला है कि ये फैक्ट कि मैनेजमेंट ने आपको प्रोवाइड करा दिया है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ये कहीं से भी हमारी नेचर और एक्सटेंट को अफेक्ट नहीं करेगा ऑफ ऑडिट एविडेंस जो ऑडिटर को ऑब्टेन करना है या ऑडिटर ऑब्टेन कर रहा है अबाउट द फुलफिलमेंट ऑफ मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अबाउट स्पेसिफिक असर्शंस। ऐसे 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस डील करता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से टू ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट TCWG। अब ऐसे 580 के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर की? अब देखो, जब अपन ने 560 570 पढ़ा ना, तो वहाँ पे हमने स्पेसिफिकली ये पढ़ा कि हम ऐसे 560 के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे कि अगर कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट है और मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो हमने डिस्क्लोज किया है। वहीं 580 गोइंग कंसर्न के लिए भी हमने पर्टिकुलर उस चीज़ को लेकर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ली।
नाउ एज पर दिस सेक्शन दिस ऐसे ऑडिटर का ये ऑब्जेक्टिव है कि वो रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करे मैनेजमेंट से और जहाँ अप्रोप्रिएट है TCWG से। और उस रिटन रिप्रेजेंटेशन में ये होगा कि वो ये कह रहे हैं कि हाँ हम बिलीव करते हैं कि हमने हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सब फुलफिल की है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी हमने पूरी की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई है, जो सपोर्ट करेगा आपके हर एक ऑडिट एविडेंस को जो आप ऑब्टेन करोगे अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कोई भी स्पेसिफिक असर्शन बाय मीन्स ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन। और वो रिटन रिप्रेजेंटेशन को ऑब्टेन करने के बाद आप उस पर रिस्पॉन्ड दोगे, अपना रिस्पॉन्स करोगे अप्रोप्रिएटली। अब ऑब्वियसली बात है, अगर आपको रिटन रिप्रेजेंटेशन दे दी गई है तो आप उस पर कैसे अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करोगे? आप ऑडिट एविडेंस इकट्ठे करोगे और उसे मिला के देखोगे इसके साथ क्या ये सही बोल रहे हैं, मैनेजमेंट ने अपने काम सही से किया है। और अगर मैनेजमेंट आपको या TCWG आपको प्रोवाइड नहीं करा रही है रिप्रेजेंटेशन जो आपने रिक्वेस्ट की थी, तो अब फिर आप उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन लोगे, कुछ तो भी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे या मॉडिफाइड रिपोर्ट दोगे या उसके रिगार्डिंग कोई डिस्क्लेमर दोगे, डिस्क्लोज करोगे कुछ चीज़ें। तो चाहे आपको रिटन रिप्रेजेंटेशन मिले या ना मिले, दोनों ही केस में आपको अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करना है। फ्रॉम होम रिटन रिप्रेजेंटेशंस आर रिक्वेस्टेड बाय ऑडिटर। तो ऑब्वियस सी बात है, आप रिटन रिप्रेजेंटेशन किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर मैटर को लेके लेते हो कि हाँ आपने इसके रिगार्डिंग अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो फुलफिल की है। तो ऑडिटर रिक्वेस्ट करता है कि रिटन रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से, जिसके पास एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके या उस मैटर को लेके जिसके रिगार्डिंग आपको ये रिटन रिप्रेजेंटेशन चाहिए, उसे पूरा नॉलेज होता है उस मैटर का, बिकॉज एट लास्ट ये रिलेट करती है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की फुलफिलमेंट से। और टू सपोर्ट ऑडिट एविडेंस, अब आपको परचेजेस से लेके कोई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए। यहाँ पे आपको कुछ तो भी मिस्टेक दिख रही थी, आपने बोला कि आप इनको करेक्ट करो। अब कुछ टाइम बाद आप जा रहे हो उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेने की, हमने जो मिसस्टेटमेंट बताई थी कि आपने वो करेक्ट की है। तो अब आप ये किसको बोलोगे? परचेज डिपार्टमेंट की बात हो रही है तो जो परचेज डिपार्टमेंट का हेड होगा, जो यहाँ का मैनेजर होगा, उससे। रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस अबाउट मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है या नहीं, इसके लिए आप उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हो। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में मैनेजमेंट अपनी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताएगा कि हाँ हमने इनको फुलफिल की है। सबसे पहला, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हम चैप्टर 1 से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट से कि मुझे WR दो कि आपने फुलफिल की है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF, और अगर कहीं पे रेलेवेंट है तो आपने फेयर प्रेजेंटेशन दी है एज सेट आउट इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अब जैसा कि ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर और प्रेजेंट करना और NDD के बिजनेस को अच्छी तरीके से कंडक्ट करना, इसलिए आप ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हो ना कि मैनेजमेंट को सफिशिएंट नॉलेज होगी जो भी प्रोसेस एंटिटी फॉलो कर रही है उसकी, जिसके बेस पे आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हो। अब आप HR डिपार्टमेंट के पास जाके तो नहीं बोलोगे कि मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दो कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से बनी है। आप फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो ये प्रिपेयर कर रही है उनके पास ही जाओगे ना। तो आप जिनसे भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले रहे हो, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे कि उन्हें नॉलेज है उस चीज़ की। कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि जहाँ पे मैनेजमेंट को कुछ इंक्वायरीज कंडक्ट करनी पड़ रही है उन लोगों से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और असर्शंस जो भी वहाँ पे दिए हुए हैं, इंक्लूडिंग इंडिविजुअल हु हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज रिलेटिंग टू द मैटर्स अबाउट विच रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आर रिक्वेस्टेड। अब ये इंडिविजुअल्स कौन है? सच इंडिविजुअल्स में इंक्लूड एन एक्चुअरी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअली डिटरमाइंड अकाउंटिंग मेजरमेंट्स। अब जैसे मान लो आपको कोई बिल्डिंग बेचनी थी या कोई भी एक सामान बेचना था, आपने एक वैल्यूअर बुलवाया, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, जो आके आपको बता रहा है कि इसकी वैल्यू कम से कम इतनी ही होगी, इतने में ये मार्केट में बिक जाएगा। अब क्या उस मशीन के बारे में आपको कोई नॉलेज थी जो आपने सेल किया है? नहीं, इसलिए आपने ना एक प्रैक्टिशनर हायर किया। तो क्या इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही तरीके से दी गई है या नहीं, सही तरीके से सही अमाउंट बताया है या नहीं, जो भी मेजरमेंट की है वो सही है या नहीं, इसके बारे में अगर आपको ऑडिटर को बोलना है कि हाँ ये सही है, तो पहले आप क्या करोगे? जिसने इस इन्फॉर्मेशन को बनाई है उससे जाके पूछोगे ना। तो सबसे पहले एक्चुअरी, स्टाफ इंजीनियर्स जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है या स्पेशलाइज्ड नॉलेज है अबाउट एनवायरनमेंटल लाइबिलिटी मेजरमेंट्स। इंटरनल काउंसिल जो प्रोवाइड कराती है इंफॉर्मेशन एसेंशियल टू प्रोविजंस फॉर लीगल क्लेम्स।
अब आपको क्या अभी ये पता है कि आपकी कंपनी, अगर आप मान लो कल को जाके कोई कंपनी खोलते हो, उसमें से कंपनी का ये डिफ़ॉल्ट होता है तो आपको कितना लाख का पेनल्टी भरना पड़ सकता है, या ये डिफ़ॉल्ट होगा तो कितने लाख की पेनल्टी भरनी पड़ सकती है, आपको उतना डिटेल में वो नहीं पता है। आप अपने एडवोकेट के पास जाओगे, आप बोलोगे कि इस केस में आपको क्या लगता है कि मैं कितना प्रोविज़न बना के चलूँ लीगल क्लेम के लिए, उसने बोल दी 10,000 बना लो, तो ये इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं, इसके बारे में आपको ऑडिटर को बताना है, तो पहले आप यहाँ के इनसे कंफर्म करोगे ना। तो यही लिखा है कि जब मैनेजमेंट को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करानी होती है तो पहले वो इंक्वायरी करता है कुछ लोगों से, अगर वो इन्वॉल्व होते हैं प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन में, और ये कुछ लोग हैं एक्चुअरी, स्टाफ इंजीनियर्स और इंटरनल काउंसिल। कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे मैनेजमेंट आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो देगी, पर उसमें ना ये भी मेंशन कर देगी कि ये रिप्रेजेंटेशन वहाँ तक हमारी बेस्ट ऑफ हमारी नॉलेज और बिलीफ तक तो सही है। और ये बहुत ही रिजनेबल होगा एक ऑडिटर के लिए कि अगर ऐसी किसी वर्डिंग्स के साथ आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है तो आप वो एक्सेप्ट कर लो। बट ये सिर्फ तभी रिजनेबल होगा जब ऑडिटर सेटिस्फाइड है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना वो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले हैं, जिनके पास प्रॉपर नॉलेज है उन मैटर्स की जिनके बारे में ये रिप्रेजेंटेशन ली जा रही है। और ऑडिटर अपनी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को और भी ज़्यादा रेलिएबल रेलेवेंट बनाने के लिए मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप अपनी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में ये भी इंक्लूड करो कि हाँ आपने सही तरीके से कंफर्मेशन ऑब्टेन की है, सही तरीके से आपने इंक्वायरी कंडक्ट की है उन लोगों से जो इन्वॉल्व थे प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन में। तो सबसे पहले मैनेजमेंट अपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में आपको ये बताएगी कि हाँ हमने अच्छी तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल की है फॉर प्रिपेरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर प्रिपेयर तो हो गया, अब सेकंड में वो आपको इस बारे में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देगी कि हाँ हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन एकदम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है वो सब रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है और उनका एक्सेस है आपके पास एज एग्रीड इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। और जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो अच्छी तरीके से रिकॉर्ड की गई है, रिफ्लेक्ट की गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, दैट इज़ कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे छुपाई नहीं जा रही है। अब ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ज़रूरी क्यों है? देखो, जो भी ऑडिट एविडेंस आप ऑब्टेन करते हो ना ड्यूरिंग ऑडिट कि मैनेजमेंट ने फुलफिल कर लिया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अबाउट की इन्फॉर्मेशन जो भी आपको प्रोवाइड की गई है वो कंप्लीट है, वो सफिशिएंट नहीं होता। दैट इज़ जो भी ऑडिट एविडेंस आपने इन दो चीज़ों को लेके ऑब्टेन की है वो तब तक सफिशिएंट नहीं होगा जब तक आप मैनेजमेंट से कंफर्मेशन नहीं ले लेते कि वो खुद बिलीव करते हैं कि हाँ उन्होंने फुलफ़िल की है अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके पीछे रीज़न ये है कि ऑडिटर खुद में ये नहीं बोल सकता या इस चीज़ के रिगार्डिंग जजमेंट प्रोवाइड करा सकता है कि जो भी ऑडिट एविडेंस उसने ऑब्टेन की है वो एकदम एब्सोल्यूट अश्योरेंस ही दे रहे हैं कि हाँ मैनेजमेंट ने सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई और अच्छी तरीके से प्रेजेंट और प्रिपेयर किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑडिटर ये कंक्लूड नहीं कर सकता कि मैनेजमेंट ने क्या उसे सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है जो भी उन्होंने एग्री किया था इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अब ये आपको पता तब चलेगा ना जब आप जाके मैनेजमेंट से पूछोगे कि क्या आपने सच में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब जब एक बार आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले ली ना मैनेजमेंट से कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल की है, उसके बाद आप फिर से ऑडिटर रिक्वेस्ट कर सकते हैं मैनेजमेंट को कि आप रीकन्फर्म करो कि जो भी आपने एक्नॉलेजमेंट और अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराई थी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में वो सही है। पर ये रीकन्फर्मेशन मांगना कब अप्रोप्रिएट होगा? जब जिसने भी आपको पहले रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कराई थी इसमें जो भी जिस भी पर्सन ने साइन किया था अब वो उस रेलेवेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब पहले जब कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में था आपने उससे इसके रिगार्डिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले ली, बट अब ये किसी दूसरे डिपार्टमेंट में चला गया और यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन आ गया तो अब आप इस पर्टिकुलर पर्सन से जाके वापस से कंफर्म करोगे। सेकंड, जब इस साल नए टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट ना बने हो, दैट इज़ जो भी टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट यूज़ हो रहे हैं वो पिछले साल के बनाए हुए हों, प्रीवियस ईयर के हों, या आपको ये लग रहा है कि आपने जो भी टर्म्स बनाए थे उससे मैनेजमेंट ने मिसअंडरस्टूड कर लिया है, या पहले कुछ और सर्कमस्टांसेस दिख रही थी अब वो चेंज हो गई हैं जिसकी वजह से आपको ये अप्रोप्रिएट लग रहा है कि उनसे आप रिकन्फर्मेशन मांगो। तो सबसे पहला हम रिकन्फर्मेशन तब मांगते हैं जब जिसने वो WR साइन की थी अब वो उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अकाउंटेबल नहीं है। दूसरा, जब आपका टर्म्स जो भी था वो प्रीवियस ईयर का बनाया हुआ था, इस साल का टर्म्स नहीं था। तीसरा, अगर आपको लग रहा है कि मैनेजमेंट आपकी टर्म्स को सही तरीके से नहीं समझ पाई है, मिसअंडरस्टूड कर रही है।
एंड फोर्थ, एट लास्ट, अगर किसी भी तरह की सर्कमस्टांसिस में चेंजेस आ जाती हैं जो ये आपको सोचने में मजबूर कर देती है कि ये अप्रोप्रिएट है कि यहाँ पे हमें रिकन्फर्मेशन मांगनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिटन रिप्रेजेंटेशन। तो एक WR में मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उस तरीके से डिस्क्राइब करेगी जिस तरीके से या जिसको लेके टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में उन्होंने एग्रीमेंट प्रोवाइड कराई थी। अदर रिटन रिप्रेजेंटेशंस। अच्छा, अभी तक हमने जो भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा वो हमने एस पर ऐसे 580 पढ़ा था। अब इससे पहले भी हमने कुछ एसेस पढ़े जहाँ पे वो बोल रहे थे कि हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी होगी। तो अब हम उन एसेस के बारे में बात करने हैं। अदर एसेस रिक्वायर द ऑडिटर टू रिक्वेस्ट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इन एडिशन टू रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन। जो अभी आप 580 में पढ़ रहे हो ना कि और जो मैनेजमेंट है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करेगा कि हाँ हमने अच्छी तरीके से प्रिपेयर और प्रेजेंट किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन थी वो आपको प्रोवाइड कराई है, ये तो ऑब्टेन करना ही करना है। इसके अलावा कुछ और एसेस हो सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस में ये रिक्वायर करें कि आप और भी कुछ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन उनसे लो जो कि रेलेवेंट होंगे उन सर्कमस्टांसिस में। तो ऐसे केस में ऑडिटर रिक्वेस्ट कर सकता है वो अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब जो ये अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है ना, ये एज अ सप्लीमेंट तो सर्व कर सकता है बट ये पार्ट नहीं बन जाएगा अपने ओरिजिनल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का जो हम ऑब्टेन करते हैं फॉर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये जो अदर, अभी हम अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ये क्या इंक्लूड करती है, किस बारे में रिप्रेजेंटेशन इंक्लूड करती है कि क्या जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है उसकी सिलेक्शन और एप्लीकेशन अप्रोप्रिएट है, क्या अच्छी तरीके से सही तरीके से आपने सिलेक्ट किया है और उसे जो भी आपने सिलेक्ट किया था उसे सही तरीके से अप्लाई किया है। एंड अगर कोई मैटर है जो रेलेवेंट है अंडर द एप्लीकेबल FRF और वो रिकॉग्नाइज हुआ है, मेजर प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड है इन अकॉर्डेंस विद दैट फ्रेमवर्क, तो उन मैटर्स के बारे में भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगोगे। लाइक प्लान्स और इंटेंशंस जो अफेक्ट कर सकते हैं कैरिंग वैल्यू और क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी, दैट इज़ गोइंग कंसर्न। अगर आपका कोई ऐसा प्लान है या इंटेंशन है कि आगे जाके आप लिक्विडेट कर जाओगे तो वो आपकी कैरिंग वैल्यू और क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट और लाइबिलिटी को अफेक्ट करेगी। लाइबिलिटीज़ बोथ एक्चुअल एंड कंटिंजेंट, टाइटल्स टू और कंट्रोल ओवर एसेट्स, द लीन्स or encumbrances on asset and assets pledged as collateral, and aspects of laws, regulation and contractual agreement that may affect the financial statement including non-compliance। that is ऐसा कोई भी मैटर जो रेलेवेंट होगा एज पर योर FRF और वो आपको देखने को मिला है तो अब आप उसके रिगार्डिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर सकते हो। और वो मैटर्स क्या हो सकते हैं, या तो मैनेजमेंट प्लान या इंटेंट कर रही है कुछ ऐसा जो अफेक्ट कर सकता है कैरिंग वैल्यू को, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट लाइबिलिटी को, लाइबिलिटीज बोथ एक्चुअल एंड कंटिंजेंट, या जो भी टाइटल या कंट्रोल है उसका ओवर द लीन ऑफ एसेट्स प्लेज्ड एज कोलैटरल, क्या एस्पेक्ट ऑफ लॉ, रेगुलेशन, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है जो अफेक्ट कर सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, या अगर आपने उसको नॉन कंप्लायंस किया, उससे कंप्लाई नहीं किया तो उससे क्या अफेक्ट पड़ेगा। तो ये थी कुछ अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो कि एज सच ऑब्टेन करना कंपलसरी नहीं है बट अगर आपको सर्कमस्टांसेस में लग रही है तो आप ऑब्टेन कर रहे हो। नाउ एडिशनल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर। तो आप पहले तो मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लोगे ही रिगार्डिंग उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके अलावा ऑडिटर ये कंसिडर कर सकता है कि ये ज़रूरी है कि आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करो टू प्रोवाइड अ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जिसमें वो ये कम्युनिकेट करे या ये बताए कि जिस भी इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी के बारे में मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन थी, मैनेजमेंट को पता था, वो अवेयर थे, वो सारी चीज़ें उन्होंने ऑडिटर से कम्युनिकेट की है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस अबाउट स्पेसिफिक असर्शंस। तो जब अभी हम अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि क्या प्लान और क्या इंटेंशन है मैनेजमेंट का। तो जब आप ऑब्टेन कर रहे होते हो ऑडिट एविडेंस अबाउट जजमेंट और इंटेंशंस, उस टाइम पे ऑडिटर में कंसिडर वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। एंटिटी की पास्ट हिस्ट्री क्या रही है इन कैरिंग आउट इट्स स्टेटेड इंटेंशन। हो सकता है एंटिटी हर बार इंटेंशन बना रही है कि अगले साल तो हम लिक्विडेट कर देंगे पर वो लिक्विडेट कर ही नहीं रही है। द एंटिटीज रीज़न फॉर चूजिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, कोई तो रीज़न होगा कि आपने ये करने का सोचा।
और क्या एंटिटी उतनी एबल है कि वो परस्यू कर पाएगी अपने स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन को जो वो सोच रही है। अब तुम सोच रहे हो कि हम बिज़नेस को एक्सपेंड करेंगे, उतने कैपेबल हो, उतनी एबिलिटी है कि कर पाओगे। अब चाहे मैनेजमेंट ने लिक्विडेट करने का सोचा हो या एक्सटेंड करने का सोचा हो, बट जब आप ऑडिट कर रहे हो ना, तो आपको या तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली या तो ऐसी कोई लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन हुई जो इनकंसिस्टेंट है मैनेजमेंट की जजमेंट और इंटेंशन के साथ। मैनेजमेंट चाहती है कि मैं एक्सटेंड करूँ, पर इस एक्सटेंशन को लेके ना आपको कोई ऑडिट एविडेंस चाहिए थी, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि क्या बेसिस पे एक्सटेंशन होगा, क्या बिजनेस अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। नहीं, आपके पास तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, लैक ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन जो कि इनकंसिस्टेंट हो रही है अब मैनेजमेंट की इस जजमेंट के साथ। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के साथ ऑडिटर कंसिडर कर सकता है इस चीज़ को ज़रूरी कि वो रिक्वेस्ट करे मैनेजमेंट से टू प्रोवाइड रिटन रिप्रेजेंटेशन अबाउट स्पेसिफिक असर्शंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो सपोर्ट करेगी उसकी अंडरस्टैंडिंग जो उसने ऑब्टेन की है अबाउट फ्रॉम अदर ऑडिट एविडेंसेस अबाउट द मैनेजमेंट्स जजमेंट और इंटेंशन। अगर किसी इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन के लिए, इट्स जस्ट एन एग्जांपल ना, अब मान लो किसी इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन को लेके मैनेजमेंट का जो इंटेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ना ये पॉसिबल ही नहीं है टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जब तक आप एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं ऑब्टेन कर लेते फ्रॉम मैनेजमेंट अबाउट इट्स इंटेंशन। अगेन, जैसा कि जो मेन हमारा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होता है वो भी एक नेसेसरी एविडेंस की तरह तो सर्व करता है, बट नॉट एज अ सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट एविडेंस। लाइकवाइज ये जो अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस होते हैं ये भी एक नेसेसरी ऑडिट एविडेंस की तरह सर्व करते हैं, बट दे डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। डेट ऑफ एंड पीरियड और पीरियड्स कवर्ड बाय रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस। अब ऑब्वियस बात है, जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है उसकी डेट या तो नियर होगी या प्रैक्टिकेबल टू, बट नॉट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट होगी। अपनी रिपोर्ट इशू करने के पहले तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लोगे, अब रिपोर्ट इशू कर दी, अपना ओपिनियन भी दे दिया, उसके बाद बोल रहे हो अरे पर आप लिख के तो दे दो कि आपने जो भी दिया सही है। ये क्या लॉजिकल लग रही है बात कहीं से भी नहीं। तो हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कब लेते हैं? ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले, उसके आसपास की किसी डेट पे, और जिस भी पीरियड के बारे में आप अपनी ऑडिटर रिपोर्ट में बता रहे हो उस पीरियड के बारे में होगी ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, और वो रिफ़र करेगी हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल को। सो एज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एक इम्पॉर्टेंट ऑडिट एविडेंस होता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, इसलिए ऑडिटर अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकता उसके बिना। इसी वजह से कहा गया है कि ऑडिटर की रिपोर्ट से पहले तो उस डेटेड हो ही नहीं सकता, दैट इज़ ऑडिटर की रिपोर्ट के बाद रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना तो पॉसिबल ही नहीं है। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये रिपोर्ट इशू करते वक्त ही क्यों ले रहा है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, जिस टाइम इसने एंगेजमेंट साइन की उसी टाइम ले लेता, बट ये अब ऐसा क्यों है? तो फर्दर मोर जस्ट बिकॉज ऑडिटर कंसर्न होता है उन इवेंट्स के साथ जो अकर हो रहे हैं अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, वही जो हमने सब्सिक्वेंट इवेंट पढ़ा था ना, जो रिक्वायर कर सकता है किसी भी तरह का एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसलिए हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को लेते हैं उस डेट पे जो नियर हो या प्रैक्टिकेबल हो, पर आफ्टर में ना हो फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। और ऑब्वियस सी बात है, आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में जिस भी पीरियड को रिफ़र करते हुए इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसी पीरियड को रिफ़र करते हुए तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लोगे। अब ऐसा हो सकता है ना कि आपने ये पर्टिकुलर पूरे 1 साल की ऑडिट की, इसके बारे में रिपोर्ट इशू की, जिसमें से ना मैनेजमेंट के कुछ लोग तो सिर्फ यहीं तक थे और यहाँ से फिर यहाँ पे कुछ नए लोग आ गए। अब वो बोल रहे हैं कि हमारे पास तो सिर्फ इतनी की ही इन्फॉर्मेशन है, हम इसी के रिगार्डिंग WR दे सकते हैं, इसके रिगार्डिंग हम कोई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, कोई अश्योरिटी नहीं दे सकते। तो यहाँ पे अब ऐसा नहीं हो जाएगा कि ऑडिटर की जो रिक्वायरमेंट है टू रिक्वेस्ट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन टू कवर द होल ऑफ रेलेवेंट पीरियड वो ना लगे, वो तब भी अप्लाई होगी। अब ये मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि वो जाके इनसे बात करे और इनसे पूछे कि क्या आपने सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। जो हमने पढ़ा था ना अभी ऊपर कि मैनेजमेंट को अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देनी है तो वो कुछ लोगों से इंक्वायरी कर सकता है। फॉर्म ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, अब ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में होगी? एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होगा रिप्रेजेंटेशन लेटर के फॉर्म में, दैट इज़ एक लेटर के फॉर्मेट में। अगर कोई भी लॉ रेगुलेशन रिक्वायर करती है मैनेजमेंट को कि वो एक पब्लिक स्टेटमेंट इशू करे अबाउट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ऑडिटर ये डिटरमाइन करता है कि वो स्टेटमेंट प्रोवाइड कराएगी कुछ या हर एक रिप्रेजेंटेशन जो कि रिक्वायर्ड है उसके लिए, तो वो रेलेवेंट मैटर्स को हमें डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है दोबारा से अपने रिप्रेजेंटेशन लेटर में। एक इलस्ट्रेटिव रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर दिया हुआ है ऑन द लेटर हेड ऑफ द एंटिटी,
पहले तो आप बताओगे आप कौन सी फर्म से ऑडिट करा रहे हो, उस फर्म का नाम, सीए, फिर यहाँ डेट लिखोगे कौन सी डेट को ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है। फिर डियर सर, ये जो रिप्रेजेंटेशन लेटर हम प्रोवाइड करा रहे हैं विद कनेक्शन टू योर ऑडिट ऑफ डैश लिमिटेड, जो भी लिमिटेड की आप ऑडिट कर रहे हो, ईयर एंडेड 31 मार्च, ये बताने के लिए, अपना ओपिनियन देने के लिए एज टू वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। हम कंफर्म करते हैं टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीफ कि ये जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसको बनाने के लिए हमने हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो फुलफिल की है एज़ पर द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट डेटेड 17 अगस्त 2021। जो भी सिग्निफिकेंट अजम्पशंस हमने लिए हैं अपनी अकाउंटिंग एस्टीमेट को बनाने के लिए, वो हर एक अजम्पशंस रिजनेबल है, और अगर कोई भी हमारी रिलेटेड पार्टी रिलेशंस है, ट्रांजेक्शन्स है, तो उसे अप्रोप्रिएटली अकाउंट किया गया है और डिस्क्लोज किया गया है इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हर एक इवेंट जो सब्सिक्वेंट था टू द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जिसके बारे में रिक्वायर्ड था कि हम कोई एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर दें, तो वो एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर कर दी गई है। और अगर कोई भी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट दिख रही है तो उसका जो भी अफेक्ट है वो इममटेरियल है, बोथ इंडिविजुअल में भी और एग्रीगेट में भी। और फिर उन हर एक अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट की लिस्ट। अब यहाँ पे ना कोई भी चीज़ नई नहीं लिखी है, देखो ये हमने ऑलरेडी अभी ऊपर जो भी टॉपिक्स डिस्कस किए थे पिछली क्लास में उसमें हमने पढ़ा ही है। तो हमें दो चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी थी। पहला तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से प्रिपेयर किया, दूसरा हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। वी हैव प्रोवाइडेड यू विथ एक्सेस टू ऑल इन्फॉर्मेशन जिसके भी बारे में हम अवेयर हैं कि वो रेलेवेंट होगी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके। और जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपने मांगी थी, किसी भी तरह का अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस है आपके पास टू पर्सन्स विद इन द एंटिटी। जो भी ट्रांजैक्शंस हुई है वो सब रिकॉर्ड भी की गई है और अकाउंट भी की गई है, रिफ्लेक्ट की गई है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर हमारी असेसमेंट के हिसाब से कोई भी हमें ऐसा रिस्क दिख रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मटेरियली मिसस्टेट कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रॉड, तो हमने वो भी डिस्क्लोज़ किया है। और अगर एक्चुअली में कोई फ्रॉड आपने सस्पेक्ट कर ली है, आपको दिख गई है मैनेजमेंट को, तो हमने उसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि कौन इन्वॉल्व था उसमें, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ या अदर्स। हमने उन हर एक फ्रॉड्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है या एलिगेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है जो अफेक्ट कर सकता है एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। और अगर हमारी नज़र में कोई भी ऐसा इंस्टेंस है ऑफ नॉन कंप्लायंस और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस विद लॉ और रेगुलेशन, तो हमने वो भी डिस्क्लोजर आपको प्रोवाइड कराई है। हमारी जो भी रिलेटेड पार्टीज़ हैं हमने उसकी आइडेंटिटी आपको डिस्क्लोज़ की है, उनके साथ किए गए हर एक ट्रांजैक्शन हमने आपको डिस्क्लोज़ किए हैं। दैट इज़ इन शॉर्ट जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए वो सारी आपको डिस्क्लोज़ की गई है। और अब ये लेटर कौन इशू कर रहा है, उसका नाम, और वो कौन है कंपनी का, CFO। डाउट एज टू द रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अगर ऑडिटर कंसर्न है या किसी भी तरह का उसको डाउट है ना अबाउट द कॉम्पिटेंस, इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यू, डिलीजेंस ऑफ मैनेजमेंट या उसकी कमिटमेंट को लेके, उसके एनफोर्समेंट्स को लेके, तो ऐसे केस में ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि क्या इसका कोई अफेक्ट पड़ सकता है हमारी रिप्रेजेंटेशन की रिलायबिलिटी पे या किसी भी ऑडिट एविडेंस पे। कभी कभी ना ऐसा भी हो सकता है कि जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपको मैनेजमेंट ने दी है वो इनकंसिस्टेंट है विद अदर ऑडिट एविडेंस जो आपने ऑब्टेन की है। तो ऐसे केस में पहले आप परफॉर्म करोगे कुछ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स जिससे आप इस मैटर को रिजॉल्व कर पाओ। बट अगर आपके प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के भी बाद ना ये मैटर्स रिजॉल्व नहीं हो रही है, तो ऐसे केस में अब ऑडिटर रिकंसिडर करेगा उसके असेसमेंट को ऑफ कॉम्पिटेंस, इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यूज़ और डिलीजेंस ऑफ मैनेजमेंट या उसकी कमिटमेंट और एनफोर्समेंट को लेके। और अगर ऑडिटर ये कंक्लूड करता है कि जो भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन उसे दी गई है वो रिलायबल नहीं है, वो सही नहीं है, तो ऐसे केस में अब ऑडिटर कोई अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा। हो सकता है कि अब वो अपनी ओपिनियन को ही मॉडिफाई कर दे इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 705 हैविंग रिगार्ड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अब ये तो वो सिचुएशन हुई जब आपने बोला रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दो, उन्होंने दे भी दी बट वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन गलत थी। बट व्हाट इफ़ आपने जो रिक्वेस्ट की रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वो आपको प्रोवाइड ही नहीं कराई गई, तो ऐसे केस में सबसे पहले तो ऑडिटर डिस्कस करेगा मैटर को विथ मैनेजमेंट और फिर अगेन वो रीवैल्यूएट करेगा इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट और इवैल्यूएट करेगा कि क्या इफ़ेक्ट होने वाला है इसका हमारी रिप्रेजेंटेशन की रिलायबिलिटी पे, और फिर उसके बेसिस पे अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा।
अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा था, जब अगर वो इनकंसिस्टेंट हो रहा है तो हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। यहाँ पे तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिल ही नहीं रही है ना, तो पहले तो एक बार आप उनसे डिस्कस करोगे, अगर वो दे देते हैं आपको तो ठीक है, अदरवाइज आप उसका अफेक्ट चेक करोगे कि अब ये किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है हमारी ऑडिट एविडेंस को, हमारी रिलायबिलिटी को, और फिर उसके बेसिस पे आप अप्रोप्रिएट एक्शन लोगे, जो इंक्लूड कर सकता है किसी भी तरह का अफेक्ट ऑन द ओपिनियन इन ऑडिटर्स रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 705। दैट इज़ आप ऑडिट ओपिनियन अपनी मॉडिफाई कर सकते हो। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इन केस ऑफ नॉन reliability of written representation about management's responsibility or failure to provide such written representation। एक ऑडिटर अपनी ओपिनियन को डिस्क्लेम कर देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 705 इफ़। अच्छा, ये डिस्क्लेमर ओपिनियन क्या होता है अभी आपको नहीं पता है, हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए ये समझो, मतलब एक होता है कि आप बोल रहे हो कि थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, एक आप बता रहे हो कि सिर्फ मॉडिफिकेशन से कुछ नहीं होगा, ऑलरेडी जो मिस्टेक हुई है उसका कुछ ना कुछ तो अफेक्ट पड़ चुका है। और एक होता है आप डिस्क्लेम कर रहे हो ओपिनियन कि यहाँ पे तो मतलब पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही चेंज है, ऐसा समझो। अभी के लिए ये सिर्फ एज अ एग्जांपल समझाया है मैंने, इसका एग्जैक्टली ये मीनिंग नहीं होता है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ऑडिटर अपनी ओपिनियन को डिस्क्लेम करेगा इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 705 इफ़ ऑडिटर ये कंक्लूड करता है कि यहाँ पे सफिशिएंट डाउट है अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, कि जो भी वो रिटन रिप्रेजेंटेशन हमें प्रोवाइड करा रही है वो रिलायबल नहीं है, या मैनेजमेंट ने प्रोवाइड ही नहीं कराई रिटन रिप्रेजेंटेशन। इन दोनों ही केस में मैनेजमेंट जब आपको ना प्रोवाइड करा रही है या प्रोवाइड करा रही है बट गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रही है, तब ऑडिटर अपनी ओपिनियन को डिस्क्लेम कर देगा इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 705। एंड हियर वी आर डन विद ऐसे 580 रिटन रिप्रेजेंटेशंस। तो आप ये एक बार घर पे वापस से पढ़ के देखना, क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। अब हमारा 5th कॉन्सेप्ट हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।